ओके, तो रिटेल पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए और ये हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बार विषय सूची पे देख लेते हैं कि खुदरा बिक्री का परिचय, ये पहली इकाई है और इसका सत्र एक यानी इसका जो पहला सेशन है वो होगा रिटेल के ऊपर कि खुदरा बिक्री की बुनियादी बातें। यानी रिटेल जो होता है वो उसका बुनियादी यानी उसका बेसिक्स इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहला है कि रिटेल क्या है। तो खुदरा या रिटेल एक व्यापारिक सौदा होता है जिसमें विक्रेता ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार छोटी मात्रा में सामान बेचता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये है एक विक्रेता की दुकान, मतलब एक रिटेलर की शॉप है ये। तो इसमें जो ये बंदा होगा, ये जो भी कस्टमर्स इसके पास आएंगे, ग्राहक आएंगे या उपभोक्ता आएंगे, तो उनको ये उनकी आवश्यकता के अनुसार यहाँ से सामान देगा। जैसे एक छोटा बच्चा गया और उसे मान लीजिए लेस खाना होगा, तो ये जाएगा और दुकानदार से मांगेगा कि लेस दे दो एक, और फिर ये उसको लेस तोड़ के दे देगा और बदले में पैसे ले लेगा। तो यही हमारा रिटेलर का काम होता है, यानी खुदरा का काम होता है। तो इसके आगे अगर देखें तो रिटेल शब्द जो है वो फ्रेंच शब्द रिटेलर से लिया गया है जिसका अर्थ है काटना या विभाजित करना। तो इसका मतलब कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिटेल शब्द कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो आप उसमें आपको बताना होगा कि फ्रेंच शब्द रिटेलर से बना है ये, जिसका अर्थ होता है काटना या विभाजित करना। और ये किसको काटने और विभाजित करने की बात कर रहे हैं? जो बहुत बड़ी मात्रा में सामान होता है उसको छोटी छोटी मात्रा में बांटना और उसे बेचना, यही काम होता है। अब खुदरा बिक्री में न केवल मूर्त वस्तुओं की बिक्री शामिल है बल्कि व्यक्तिगत ग्राहकों को सेवाएं की बिक्री भी शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी खुदरा बिक्री होती है उसमें सिर्फ सामान ही नहीं बेचा जाता, साथ में सेवाएं भी बेची जाती है। अब सेवाएं कैसी कैसी होती है? सेवाएं बहुत प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए कोई स्वास्थ्य केंद्र किसी ने खोला है, छोटा सा क्लिनिक खोल लिया है, तो डॉक्टर क्या कर रहा है वहाँ पे, वो उसको दवाई तो देगा लेकिन दवाई से पहले वो उसको एक एक सर्विस दे रहा है, एक सेवा दे रहा है। और वो सेवा क्या है कि उसको चेकअप करेगा वो, ठीक है, उसके बारे में बताएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो ये पूरी उसकी सेवाएं हो गई है। और वैसे ही मान लो सलून भी हो गया, ठीक है, सौंदर्य सलून हो गया। तो इसमें क्या होता है, ब्यूटी पार्लर जो होता है कि उसमें वो एक तरीके से सेवा देते हैं कि हम आपको अच्छा मेकअप कर देंगे, तो वो एक तरीके से सेवा हो गया। तो ये भी बहुत छोटी छोटी दुकानें कर रही होती है, यानी खुदरा में ही वो गिना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक फोटो वोटो भी यहाँ पे डाली है इन्होंने कि कैसे यहाँ पे एक वैन है, वैन के पास देख रहे हो ये कार्टन्स है, इसके अंदर सामान है। और ये सामान बहुत ही छोटी छोटी मात्रा में, और यही सामान फिर रिटेलर्स के पास जाएगा जो कि दुकानदार होंगे छोटे छोटे, उन पे जाएगा और फिर ये सामान आप लोग खरीदोगे। अब बात कर लेते हैं खुदरा बिक्री की अवधारणा यानी कंसेप्ट क्या है इस रिटेल का। तो खुदरा बिक्री को समझने और परिभाषित करने के बहुत तरीके हैं। अधिकांश अंतिम उपभोक्ता सामान या सेवाओं के विषय के व्यावसायिक संबंधों के रूप में खुदरा बिक्री पर जोर देते हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अंतिम उपभोक्ता कौन होता है? मैं और आप, जो कि आखिरी में किसी भी सामान का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए साइकिल हो गई। अब वो साइकिल सबसे पहले एक बहुत बड़े मतलब फैक्ट्री में बनेगा, वो साइकिल के छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे, फिर उसको असेंबल करने के लिए दूसरी फैक्ट्री में भेजा जाएगा, फिर वहाँ से थोक में यानी बहुत बड़ी मात्रा में कोई होलसेलर जो बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है वो उसको खरीदेगा। और फिर वो होलसेलर क्या होगा, उसको छोटे छोटे कुछ बिचौलियों के जरिए, बिचौलिए कौन होते हैं? जो कि किसी से सामान खरीदते हैं और फिर दूसरे को बेचते हैं। पर जो जिस दूसरे को बेचते हैं ना, वो अंतिम उपभोक्ता नहीं होता, यानी हम लोग नहीं होते, वो दुकानदार ही होते हैं जिनको वो बेचते हैं। तो फिर वो क्या करेगा, वो उस बड़े होलसेलर से छोटे छोटे खुदरा विक्रेताओं को वो सामान बेचेगा और फिर अंतिम में जाके आपके पास वो साइकिल जाएगी। तो यही खुदरा बिक्री की अवधारणा है, यानी यही इसकी कंसेप्ट है। अब आगे बात करते हैं खुदरा विक्रेता के विभिन्न कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहला कार्य तो खरीदना होता है, यानी एक खुदरा विक्रेता ग्राहक की मांग का अनुमान लगाने के बाद विभिन्न थोक विक्रेताओं से कई प्रकार के सामान खरीदता है। तो अब जरूरी नहीं है कि एक जो छोटी सी दुकान है, मान लो वो दुकान सिर्फ एक ही जगह से अपना सामान खरीदती होगी, अपना सामान सप्लाई करवाती होगी। वो बहुत सारे अलग अलग थोक विक्रेता वही जो बहुत बड़ी मात्रा में होल सेलिंग करते हैं, तो उनसे वो अलग अलग होलसेलर से वो सामान खरीदती है। और वो किस बेस पे सामान खरीदेगी? जिस हिसाब से उसके पास ग्राहक आएंगे। यानी कोई ग्राहक आएगा, उसको मान लो कोलगेट खरीदना है, तो फिर कोलगेट वाले होलसेलर से वो कोलगेट खरीद लेंगे। अगर मान लो किसी को पतंजलि का कोलगेट खरीदना है, तो फिर पतंजलि के जो होलसेलर होगा उससे वो सामान खरीद लेंगे।
ऐसे करके वो बड़े बड़े होलसेलर से छोटी छोटी मात्रा में सामान खरीदेंगे और उसी हिसाब से सामान खरीदेंगे जिस हिसाब से उनके पास ग्राहक होंगे। तो पहला कार्य क्या होता है, खुदरा विक्रेता का खरीदना। फिर दूसरा जो है वो है भंडारण। अब जो सामान खरीदेंगे उसको वो कहीं पे रखेंगे, तो वो अपनी दुकान पे शेल्फ में रखेंगे या फिर अपनी दुकान के सामने लड़ियां लगा देंगे उनकी, तो वो वहां पे उसका भंडारण करेंगे और ये भंडारण से क्या होगा, जो भी ग्राहक होंगे वो आकर्षित होंगे। अगला है बेचना। अब वो सामान को क्या करेंगे, सामान उनके पास आ गया, उन्होंने सामान सेट भी कर दिया है, अब उस सामान को वो बेचेंगे और उसका और वो इस हिसाब से उस सामान को बेचेंगे कि उपभोक्ता की जैसे जैसी मांग होगी। अगर मांग ज्यादा है तो सामान थोड़ा महंगे में बेचेंगे, अगर मांग बहुत कम है तो सामान को जल्दी से निकालने के लिए थोड़ा सस्ते में बेचेंगे। अगला है पैकिंग। विक्रेता वस्तुओं को का श्रेणीकरण करता है और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए छोटे छोटे भागों में माल पैक करता है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल जैसे ये हो जाएगा कि जैसे आप मान लीजिए कोई डेयरी की दुकान पे गए हो, दूध डेयरी की, वहां पे आपने उससे पनीर लिया, मान लीजिए आपने उससे 250 ग्राम पनीर लिया, तो वो जो पनीर होगा उस पनीर को वो डायरेक्ट आपको हाथ में नहीं पकड़ा देगा, उसको वो पहले पैकिंग करेगा। पैकिंग कैसे करेगा, या तो उसको पन्नी में डाल देगा, ठीक है, या तो उसके पास पनीर का पैकेट होगा तो वो डायरेक्ट वही आपको दे देगा। फिर अगला है परिवहन। खुदरा विक्रेता अक्सर थोक विक्रेता और निर्माताओं से सामान अपनी दुकानों तक ले जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो खुदरा विक्रेता होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होलसेलर से अपना सामान मंगवाते हैं, उस सामान को मंगवाते हैं और मंगवाने के लिए वो ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। फिर अगला है सूचना। सूचना क्या होता है, खुदरा विक्रेता उपभोक्ताओं को नए उत्पादों और पुराने उत्पादों के उपयोग के बारे में जानकारी देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इस दुकान पे आप गए, ठीक है, ये तो मैकडोनल्ड लग रहा है, तो यहाँ पे अगर आप गए, इस इधर अंदर जाने के बाद आपने उससे कोई भी चीज पूछी कि आप मुझे ये वाला बर्गर बता दीजिए कि वेज बर्गर कौन कौन से है, नॉन वेज कौन से है, ये सारे आपने पूछा, तो वो उसको मना नहीं कर देगा आपको बताने से। उसका काम है ये, उसका कार्य है, फंक्शन है ये कि वो आपको इसके बारे में सूचना देगा। और मान लीजिए कोई नया तरह का बर्गर आया होगा तो वो उसकी भी आपको सूचना देगा, भले ही आप पूछोगे या नहीं पूछोगे, क्योंकि उसका काम ही है ये। और वो आपको सलाह भी देगा कि मान लीजिए आपने कोई 100 रुपए वाला बर्गर आप खरीद रहे थे, पर उसने सलाह दे दिया कि यार 120 रुपए का आप बर्गर ले लो, साथ में आपको पेप्सी भी मिल जाएगी, साथ में आपको फिंगर्स या फ्रेंच फ्राइज भी मिल जाएगा। तो ये सारा सूचना में ही आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं रिटेलर के कुछ बुनियादी कार्य। यानी अब रिटेलर का कुछ बुनियादी कार्य क्या होता है। बुनियादी कार्य अभी जो हमने पढ़ा था ये था उसके विभिन्न कार्य, लेकिन अब हम पढ़ेंगे उसके बुनियादी कार्य। तो ये तो बेसिक्स है, यानी ये तो करना ही करना है उसको, रिटेलर को। पहले थोक को छोटी मात्रा में तोड़ना, ये पहले ही हमने डिस्कस कर लिया। अगला है ग्राहकों को उत्पाद और सेवा की जानकारी प्रदान करना, ये भी अभी ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, जस्ट ऊपर। अगला है ग्राहक सेवाएं प्रदान करना, कि ग्राहक को ये क्या करता है, सेवाएं प्रदान करता है, ये भी वैसे डिस्कस कर लिया, फिर भी पढ़ लेते हैं। खुदरा विक्रेता अपने ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है, इनमें मुफ्त होम डिलीवरी भी हो गया, कि जैसे कोई भी डेयरी की वही वाली शॉप थी, वहां पे हमको होम डिलीवरी मिल रही है, वो भी फ्री में। कि मान लीजिए अगर आप 500 रुपए के ऊपर का सामान उससे मंगवाएंगे तो वो आपको फ्री में होम डिलीवरी दे देगा। अगला है उपहार रैपिंग। आप कोई गिफ्ट शॉप पे जा रहे हो, गिफ्ट शॉप पे आपने किसी के लिए कोई गिफ्ट खरीदा है, तो उसमें आपको उसी वक्त रैपिंग करने का वहां पे सेवा मिलती है। क्रेडिट सुविधा, यानी कि आप क्या बिना पैसों के भी सामान खरीद सकते हो, है ना। अगर आपकी कोई ऐसी दुकान है जिसमें आपकी जान पहचान हो गई है अच्छी खासी, तो वहां पे आप फ्री में सामान लेके आ सकते हो, वो पैसे आपको बाद में देने होते हैं। बिक्री के बाद की सेवाएं भी शामिल होती है, कि बिक्री कर ली, कि आप घर में लेके आ गए पनीर, लेकिन पनीर घर पे लेके आए तो आपको पनीर का जो क्वालिटी अच्छा नहीं लगा, तो फिर आप वापस गए और बोला कि यार ये पनीर तो बेकार है, या तो पैसे दे दो या तो पैसे दे दो या तो पनीर को बदल दो। तो फिर वो क्या करेगा, वो आपकी बात मान लेगा। तो यही उसकी सेवा होती है। अगला है उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक, आरामदायक और सुखद खरीदारी अनुभव बनाना। तो जो भी दुकान होगी ना, वो दुकान बहुत ही ज्यादा, पहली बात तो साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है, वहां पे सब कुछ अच्छा अच्छा लगना चाहिए, पीछे हल्का संगीत बजना चाहिए, है ना, रोशनी अच्छी होनी चाहिए, तो इससे बहुत अच्छा माहौल वहां पे बन जाता है। अगला है ग्राहकों की जरूरतों के बारे में उत्पादों को फीडबैक प्रदान करना। अब जो भी हमारे पास खुदरा विक्रेता होते हैं वो ग्राहकों से पूछ भी सकते हैं कि आपको कैसा लगा, आपको हमारा सामान अच्छा लगा, आपको हमारा लाइटिंग अच्छी लगी, आपको हमारा ये एरिया पसंद आया नहीं आया। तो उससे जो भी ग्राहक उसको बताएंगे तो वो एक तरीके से फीडबैक होता है। फीडबैक मतलब कि अब उनको दोबारा से जानकारी मिल गई कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, और अगर उसमें कोई भी गलत बात होगी तो वो उसको सुधारेंगे जो दुकान वाले हैं। अगर मान लो कोई अच्छी बात होगी तो दुकान वाले को भी अच्छा लगेगा और उसका नाम बनेगा।
अब अगला है खुदरा विक्रेताओं की आवश्यकता एक खुदरा विक्रेता को चाहिए, यानी यहाँ पे अब हम खुदरा विक्रेताओं की आवश्यकता के बारे में पढ़ते हैं। तो दुकान यहाँ पे ना, इसको कंफ्यूज मत होना इस लाइन को पढ़ के, यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग लाइन है पर उसका कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ पे ये समझ लो कि यहाँ पे हम खुदरा विक्रेताओं की आवश्यकता पढ़ेंगे जो कि खुदरा विक्रेता को ही होती है। तो जैसे पहला है, दुकान ऐसे स्थान पर स्थापित करे जहां ग्राहक आकर्षित हो। जैसे चौराहे पे आपने दुकान खोल ली तो वहां पे बहुत लोग आएंगे। ग्राहकों की जरूरत का सामान भंडारण कर ले। बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमत और गुणवत्ता में प्रतिस्पर्धा, यानी कि जो भी आप सामान बेच रहे हैं ना, वो कॉम्पिटिटर से बहुत अच्छा सामान होना चाहिए। जो भी सामान आप बेच रहे हैं वो सेम सामान अगर कोई और दुकान वाला बेच रहा है तो कोई भी ग्राहक आपकी दुकान पे क्यों आएगा? वो तभी आएगा जब उसकी कीमत या तो सस्ती होगी या तो आपका सामान ज्यादा अच्छा होगा। अगला है आर्थिक रूप से मजबूत। आपके पास कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि आपके पास पैसे आने चाहिए सामान बेचने पे। ये नहीं कि आप सारा का सारा सामान उधारी में बेच रहे हो, या फिर आप किसी से पैसे उसी वक्त नहीं मांग रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी और आप सामान भी और ज्यादा नहीं खरीद पाओगे बेचने के लिए। अगला है माल की अधिक भंडारण या कम भंडारण से सावधान रहे, यानी कि जो माल आप जो भी दुकान पे रख रहे हो वो ज्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही वो कम होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि कोई भी ग्राहक आए और उसको वो सामान मिले ही ना, या फिर कोई ग्राहक ही ना आए और वो सामान आपकी दुकान पे पड़े पड़े ही ऐसे ही रह जाए। अगला है रुझानों की स्थिति के साथ अद्यतन रहे। रुझानों का मतलब होता है ट्रेंड, यानी कि अगर आपकी मान लीजिए कोई कपड़े की दुकान है तो उस कपड़े की दुकान में आपको ऐसे कपड़े रखने पड़ेंगे जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं। अगर आप कोई पुराने तरह के कपड़े रखेंगे तो आपकी दुकान नहीं चलेगी। अगला है बाजार और उसका बिक्री को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक विंडो डिस्प्ले और काउंटर डिस्प्ले सुनिश्चित करें। तो आपका बाजार मतलब जो भी आप सामान बेच रहे हैं उसको बिक्री को बढ़ाने के लिए आपको विंडो डिस्प्ले करना पड़ेगा, यानी सामान को छुपा के नहीं रखना है, सामान को दिखाना है सबको कि ये सामान है आपके पास, और तभी उससे लोग आकर्षित होंगे और खरीदेंगे। ग्राहकों के लिए हमेशा सुलभ रहे। तो ग्राहक आपके साथ जैसा भी व्यवहार करे लेकिन आपको उसके साथ अच्छा ही व्यवहार रखना है। अगला है खुदरा विक्रेता की सेवाएं, यानी कि आप ग्राहकों को क्या सेवाएं देते हैं खुदरा विक्रेता। तो पहला है अपनी आवश्यकता के अनुसार उचित मूल्य पर कम मात्रा में सामान बेचना, यानी कि जो भी ये खुदरा विक्रेता यानी जो दुकानें होती है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही अच्छे मूल्य पे, मतलब अच्छे पैसे अच्छे प्राइस पे वो कम मात्रा में सामान बेचती है लोगों को। ये तो हमें पहले से ही पता है। अगला है उपभोक्ता की मांग को पूरा करना और आवश्यक भंडारण उपलब्ध कराना, यानी उपभोक्ता यानी जो कस्टमर है उसकी मांग को वो पूरा करते हैं और भंडारण भी और आवश्यक भंडारण रखना, यानी कि कोई भी कस्टमर आया और उसे बहुत ज्यादा मात्रा में भी अगर सामान लेना है, जैसे मान लो उसे उसे 10-20 एकदम से 10-20 तेल की बोतलें चाहिए, ठीक है, सरसों के तेल की बोतलें चाहिए या फिर कैसे भी तेल की बोतलें चाहिए, तो वो उसको उसी वक्त मिल जाए, ऐसा भी उपलब्ध कराना। अगला उपभोक्ता को सामान खरीदने हेतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना, ये हमने पहले ही पढ़ा है। क्षति के लिए प्रतिस्थापन स्थितियों का मार्गदर्शन करना, यानी कि अगर सामान खराब हो जाता है तो उसके लिए भी सामान को वापसी कर देना या फिर है ना उसको चेंज करवा देना, ये सारा भी उधर होना चाहिए। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन करना, ये तो तीसरी बार ये पॉइंट रिपीट हो रहा है। फिर नियमित एवं विश्वसनीय ग्राहकों को ऋण सुविधा देना, है ना, कि पैसे अभी मत दो, आप तो मेरी दुकान पर रोज रोज आते हो तो आप मेरे को पैसे हफ्ते के एंड में दे देना या महीने के एंड में दे देना, अभी आप सामान लेके चले जाओ। तो इससे दोनों का फायदा होता है। दोनों का फायदा कैसे होता है कि ग्राहक को क्या होता है, पैसों की कभी कोई चिंता ही नहीं होती कि उसकी जेब में पैसे है या ना है, उसके मन में जैसी आए सामान लेने को तो वो सामान ले लेगा। और दूसरा फायदा दुकानदार को ये हो जाएगा कि अब ग्राहक उससे ज्यादा सामान लेगा, क्योंकि उसे लगेगा क्योंकि ग्राहक को अब उस पर ज्यादा भरोसा है। अब अगला है, तो ये इसका लास्ट पार्ट है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा कि इस बिंदु पर हम थोक व्यापारी शब्द को समझना आवश्यक है। यानी कि अब अभी तक तो हमने पूरा का पूरा खुदरा विक्रेताओं के बारे में समझा, अब हम थोक के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो थोक वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो क्या करते हैं, सीधा मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर मतलब होता है फैक्ट्री जहाँ पे सामान बनता है, वो डायरेक्ट वहां से ही सामान को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, खरीदते हैं और उन्हें छोटी छोटी मात्राओं पे खुदरा विक्रेताओं को सामान बेच देते हैं, जो कि खुदरा विक्रेता दोबारा से उस सामान को फिर हम लोगों को बेचते हैं। तो यही होता है, ठीक है। अब इसमें से मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चन आराम से कर लोगे, जैसे एक दो अगर हम करें तो खुदरा बिक्री का कार्य उत्पादों और सेवाओं को किसी व्यक्ति या फर्म द्वारा अंतिम डैश को बेचना है। तो ये तो हमने ऊपर ही पढ़ा था, अंतिम उपभोक्ता को बेचना है। अगर मैं ऊपर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अंतिम, यहाँ पे अंतिम वर्ड था ये रहा, तो ये रहा, अंतिम उपभोक्ताओं को बेचना है, को उत्पाद बेचना है। तो यही वाला सेम लाइन है कि खुदरा बिक्री का कार्य किसी व्यक्ति या फर्म द्वारा अंतिम उपभोक्ताओं को बेचना है।
और यहाँ पर भी इसने यही लिखा था कि खुदरा बिक्री का कार्य उत्पादों और सेवाओं को किसी अंतिम उसको बेचना। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा फर्स्ट सेशन खत्म होता है और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसके सेकंड सेशन पे होगी, संगठित और असंगठित खुदरा बिक्री। अगर वो भी देखनी है तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, और अपने जो भी दोस्त है जिनका भी रिटेल का पेपर है उन सब के साथ इसको शेयर कर देना। बाय बाय।